नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं हूँ मोहिनी स्वप्निल पाटिल, ऑथर ऑफ 8 बुक्स, फाउंडर ऑफ द मोहिनी पाटिल फाउंडेशन एंड ब्रिंगिंग दिस पॉडकास्ट फॉर यू फॉर योर वेलबींग। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे अबाउट हेल्थ, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट डाइट, अबाउट बॉडी डिटॉक्स, vitamins deficiencies, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी एंड मच 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 मोर। इस पॉडकास्ट को आपके लिए मोर एंड मोर बेनिफिशियल एंड इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर कुमार। डॉक्टर कुमार फरीदाबाद से है। उनका फरीदाबाद में डॉक्टर कुमार लाइफस्टाइल सेंटर करके योगा, नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा का सेंटर है, जो पिछले 20 सालों से फरीदाबाद की जनता को सेवाएं दे रहा है। डॉक्टर कुमार को कई प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुके हैं। उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करा है। सो वी हैव विद अस डॉक्टर कुमार फॉर मेकिंग दिस podcast more and more beneficial and informative. So let's get started. Hello sir. Thank you. Namaskar morning. Thank How you. are you? Very well, dear. Yes. Thank you for inviting me here. It's my pleasure to have you here, sir. Thank you. Thank you. So मुझे पहले जानना है कि we as human being हम कब कह सकते हैं कि हम हेल्दी है? से टेक्निकली हम बात करें तो 1945 में WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया था। लेकिन उससे बहुत पहले आयुर्वेदा ने एक हेल्थ डेफिनेशन दी और इंटरेस्टिंगली उसी डेफिनेशन को आगे WHO ने अडॉप्ट किया, जिसमें कहा गया कि सिर्फ फिज़िकली हेल्दी होना या बीमारियों का ना होना हेल्दी कहलाना नहीं है। हेल्थ का मतलब है कंप्लीट बैलेंस ऑफ योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। ओके। सो अगर आप इन सब चीज़ों में संतुलित हैं तो आप हेल्दी हैं। ओके। सो अगर मेरी बॉडी पूरी सही है, माइंड भी ठीक ठीक है, बट अगर मैं सोशली लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ तो आई कांट से दैट आई एम हेल्दी। यस, आप सोशली अगर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या इमोशनली आप इम्बैलेंस हैं, इमोशनल इम्बैलेंस में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, आप फिज़िकली कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हेल्थ के जो कंटेंट हैं वो पूरे नहीं हैं। यस यस यस। सो ये जो हेल्थ है, जो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये जो हेल्थ के सब एस्पेक्ट्स है वो हम कैसे अटेन कर सकते हैं? आयुर्वेदा ने जैसे ही इनको डिफ़ाइन किया, हेल्थ को डिफ़ाइन किया, तो उसमें तरीके भी बताए कि किस तरीके से हम इन सब आयाम को, इन सब पहलुओं को संतुलित रख सकते हैं। शरीर को ठीक रखने के लिए डिटॉक्स या क्लीनिंग की डेफिनेशन दी गई, जिसमें पंचकर्मा और बहुत सारे तरीके उसमें बताए गए। हम मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, योग को शामिल किया गया कि मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। सोशल हेल्थ को डेफिनेटली अब जब हम ठीक रखते हैं तो बिकॉज वी ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स, तो सोसाइटी में रहना हमारा काम है। तो अगर हम एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जो डेफिनेटली एक चाइल्डहुड से जो हमारी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, लेकिन आजकल जो सबसे बड़ा हो गया कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बच्चों को व्यवहार करना, बच्चों को भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, उनको बचपन से ही एक तरह से उनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट हो जाता था। लेकिन अब आइसोलेशन की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। जो आजकल की यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं सोशली डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि डिजिटली वो इतनी कनेक्ट हो गई है या आइसोलेशन में इतने चले गए हैं या लाइफ इतना बिजी कर लिया है कि सोशली डिस्कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं बिहेवियरल इम्बैलेंसेस आजकल हो रहे हैं। ओके। सो और कौन से एस्पेक्ट्स है जो हमारी ये ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? अगर हम टू द पॉइंट करें तो एक बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि आपको जो चाहिए, जिस स्टेज पे आप हैं, जिस उम्र में आप हैं, या जिस हेल्थ कंडीशन में आप हैं, या आप का जेंडर मेल है तो फीमेल है, आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अगर आप बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, और आप अपने आप को अंदर और बाहर से साफ रख रहे हैं, जिसको आपने जिक्र किया डिटॉक्सिफिकेशन का। अगर हमारी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाइड है, बाहर से अगर हम हाइजीन को मेंटेन करते हैं, तो 90% आप कह सकते हो कि हम अपनी हेल्थ को काबू में कर सकते हैं। ओके। सो डाइट, रेस्ट
and detoxification. Yes. These are the main ingredients for this, maintaining good health, overall Yes, health, yes, right? yes. So, how to define diet for every individual? How to design perfect diet for every individual? डाइट की जब हम बात करते हैं तो मेजरली 5 से 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको कंसिडर करके ही हम ये बता पाते हैं कि आपको क्या खाना है, जिसमें से एक आपकी एज है। Okay. क्योंकि अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी रिक्वायरमेंट बदल जाती हैं, जैसे जैसे उम्र और आगे बढ़ती है रिक्वायरमेंट्स फिर बदल जाती हैं। Yes. सो एज इज़ द वन फैक्टर। दूसरा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब है कि कहाँ रहते हैं हम, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, गर्म में रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं या कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। बिकॉज जलवायु के हिसाब से या डेमोग्राफी के हिसाब से भी डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। Yes. तीसरा है आपकी हेल्थ कंडीशंस। अगर आपको कोई डिसीज़ है, किसी तरह से कोई हेल्थ इशू है, उसमें भी कुछ चीज़ें खाने के लिए या कुछ चीज़ें ना खाने के लिए एडवाइस किया जाता है। दूसरा है आपकी कल्चरल बैकग्राउंड, कि आप किस कल्चर से आए हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है, सिर्फ जो हम पैदा होने के बाद बने हैं सिर्फ वो नहीं है, पीछे से भी एक जेनेटिक मेमोरी हम लेके आए हैं। Yes, yes, yes. हमारी पूर्वजों में या किसी एक देश में या किसी परिवार में जो खान पान चल रहा है, अगर उसको सडन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कई बार बॉडी जो है वो उल्टा उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। तो आपका कल्चरल, और फिर है आपका पर्सनल टेस्ट। Okay. कई बार आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग इधर से सुन के या उधर से सुन के कुछ चीज़ें ऐसी खाना शुरू कर देते हैं जो उनका टेस्ट में नहीं है। 2-4 दिन तो उनको ज़बरदस्ती करते हैं, लेकिन बाद में कंटिन्यू नहीं हो पाती। Yes, ये मेरे साथ होता है। यस, तो सस्टेनेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर जब हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो डाइट में ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनको समझ के ही हम कुछ बता सकते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि डाइट में कोई एक यूनिवर्सल गाइडलाइंस नहीं है। ओके। मतलब आप ऐसे मोटा मोटी हम डिज़ाइन नहीं कर सकते सबकी प्लेट, या कर सकते हैं कि दाल चाहिए, फाइबर चाहिए, सब्जियां चाहिए? मोटा मोटा देखिए, अगर हम एक एज एन फिलॉसफी प्रिंसिपल की बात करें तो ये कहा माना जाता है कि एक एज तक 40% हमारी जो कैलोरीज है या जो डाइट का पोर्शन है उसमें प्रोटीन से आना चाहिए, 40% जो है वो कार्ब से आना चाहिए, एंड 20% जो है फैट से आना चाहिए। अगर हम बात करें उसके बाद फिर कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स की जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि जब अर्ली एज में विटामिन बी, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए डेफिनेटली अच्छे होते हैं। ये यूनिवर्सल है, सबके लिए है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो किसी भी डेमोग्राफी में रहता है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकती हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, खासकर फीमेल्स में लेटर स्टेज में या मेनोपॉज के आसपास, उनके अंदर कैल्शियम और आयरन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो 1.5 टाइम्स बढ़ जाती है। जबकि देखा उल्टा गया है कि खान पान उल्टा कम कर लेते हैं लोग। तो लेटर स्टेज में स्पेशली फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बोन से रिलेटेड ऑस्टियोफोरोसिस कॉमन प्रॉब्लम है आजकल फीमेल्स में, क्योंकि कैल्शियम शरीर ज़्यादा मांगता है, उनकी डाइट में उल्टा कम होता चला जाता है। सो इस तरह की कुछ ऐसी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं जो सबके लिए कॉमन हैं। लेकिन अगर प्रॉपर डाइट डिज़ाइन की बात करें तो ये पांचों डिटेल जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अभी बोला प्रोटीन के बारे में, फाइबर के बारे में, विटामिन्स, मिनरल्स, ये क्या है? मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मतलब प्रोटीन कहाँ से आएगा और वेजिटेरियन को कहाँ से आएगा? आजकल ये जो प्रोटीन पाउडर का जो बहुत फैड है वो क्या है? मतलब इज इट बेनिफिशियल? देखिए, हमारी जब हम न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करते हैं तो 2 तरह से डिफ़ाइन करते हैं। एक हमारा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और माइक्रो जो हमें कम मात्रा में चाहिए। खासकर जब हम बात करते हैं प्रोटीन डेफिनेटली एक हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि शरीर को ग्रो करने में, नई नई टिश्यूज़, मसल्स को बनाने में, इवन हमारे शरीर का हर हिस्सा, चाहे वो हमारे हेयर्स हैं या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या मसल्स हैं, वो प्रोटीन से बने हुए हैं। अगर प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन ये मान के चलिए जिस तरह से बिल्डिंग को बनाने में ईंट और सीमेंट ये सब चाहिए, वो प्रोटीन है। तो ये जो बोलते हैं कि हमारी कंट्री प्रोटीन डिफिशिएंट है,
तो इसका क्या असर हो रहा है हमारे कंट्री के लोगों के हेल्थ पे? स्पेशली ये जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि वेजिटेरियन लोगों के साथ एक छोटा सा इशू है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं प्रोटीन के। यस और उसमें से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, खासकर आजकल की जनरेशन वो उनको खाना पसंद नहीं करती। फॉर एग्जांपल मेजर जो सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन के लिए वो दालें हैं, पल्सेस हैं। यस अब आजकल के बच्चे अगर दाल उनके सामने रख दो तो दे डोंट लाइक टू ईट इट, यस फाइन। यस उसके बाद देन मिल्क के प्रोडक्ट्स में पनीर है, वो एक सोर्स है। देन सोया है, दो इट्स अ पार्ट ऑफ पल्सेस बट वो रेगुलर पल्स का हिस्सा नहीं है। तो दालें और मिल्क प्रोडक्ट्स में हम बात करें और कुछ नट्स, ये एक सोर्सेज हमारे पास बच जाते हैं। अगर प्रोटीन की हम बात करें, अगर इनमें से मिसिंग है, इनमें से हम कुछ नहीं खा रहे तो डेफिनेटली प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। और हमारी कंट्री में आपने ठीक कहा, ओवरऑल हम प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। और इसी वजह से बहुत से अर्ली एज चैलेंजेस या माल न्यूट्रिशन या पुअर ग्रोथ देखने को बच्चों में मिलती है। और कुछ इस तरह की डेफिशिएंसीज पैदा हो जाती हैं प्रोटीन की कमी की वजह से, जो फिर पूरी लाइफ जो है उनको तंग करती है। यस और ये प्रोटीन पाउडर, इज इट बेनिफिशियल? देखिए, कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ है, अगर मैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या मैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। सप्लीमेंट्स आजकल डेफिनेटली चलन में है, लेकिन सप्लीमेंट्स का भी अपना एक लिमिटेड रोल है। सप्लीमेंट्स का मतलब है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है और जितना आप ले रहे हैं उसके बीच का जो गैप है, उसको फिल करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो जस्टिफाइड आज के टाइम को कंसिडर करते हुए, इसके लाइफस्टाइल को कंसिडर करते हुए हम मान सकते हैं। लेकिन बहुत से जगह पे देखा गया है कि लोग नेचुरल डाइट को भी इवन दी सप्लीमेंट्स के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। प्रोटीन पाउडर, जैसा कहा कि प्रोटीन के बाकी सोर्सेज को हटा करके हम सिंपल, खासकर जो जिम गोवर्स हैं या जो यंग जनरेशन एक्सरसाइजेज है जो जल्दी से जल्दी बॉडी बनाना चाहती है, वो लगता है कि हम दो स्कूप सुबह लेंगे, 2 स्कूप शाम को लेंगे। वो लॉन्ग टर्म में उनको लीवर को डैमेज कर सकती है, वो लॉन्ग टर्म में कोई कार्डियक इश्यूज जनरेट कर सकती हैं, उनके अंदर सीरियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को जन्म दे सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स पे या सिर्फ प्रोटीन पाउडर पे कोई अगर डिपेंड रह के अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाह रहा है तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। शुरुआत में थोड़े बहुत रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन लेटर स्टेज में बहुत सी बीमारियों को वो जन्म देते हैं। आपने जैसे बोला कि दाल खानी आजकल के बच्चों को अच्छी नहीं लगती, हमें भी नहीं लगती है, तो हमने एक्चुअली क्या कर रहे हैं दाल के साथ, मूंग की दाल भिगो दी, साबुत मूंग भिगो दिया, फिर उसको जब स्प्राउट आते हैं तो उसको पीस लिया, उसमें लहसुन डाला, मिर्च डाली, सब सौंफ जीरा डाला और उसका अपना A2 घी लगा के चिला बनाया। सो इट इज़ वन ऑफ द वेज कि जो टेस्टी भी है और आपको अच्छा भी लगे। तो यस वी कैन वर्क आउट। देखिए, ये सच है कि कोई चीज़, खासकर बच्चों को हेल्थ अवेयरनेस, ठीक गलत की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है। वहाँ पर टेस्ट उनके लिए प्राइमरी चीज़ बन जाता है। मतलब तो हम बच्चों के लिए भी कुछ, जैसा आपने कहा कि कुछ उसके अंदर ट्विकिंग करके कुछ रेसिपीज इस तरह की बना करके हम दें कि जो बच्चे को पसंद आ जाए। यस और एक रेसिपी हम हमारे रेसिडेंस पे करते हैं, काला चना नहीं होता, वो उसको भिगो देते हैं, उसको जब स्प्राउट आ जाता है तो उसको भी पीसा, उसमें भी सब लहसुन मिर्च सौंफ का पाउडर सब डाला और उसका चीला बनाओ ना तो वो चिपक जाता है, तो उसमें थोड़ा बेसन ऐड करते हैं और फिर उसका चीला बनाते हैं। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट वेज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एंड इट इज़ टेस्टी ऑल्सो, सो वी कैन डू दिस थिंग्स। यस डेफिनेटली चीज़ों को कुछ चीज़ों को कंबाइन करके, आपने जैसे बताया स्प्राउट्स, मूंग जो है उसमें 24% प्रोटीन है। ओके, 100 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है। मटर में ऑलमोस्ट 25% प्रोटीन है। ओके, तो मतलब अगर हम सुबह के खाने में थोड़ा एक दाल खाते हैं 100 ग्राम
100 ग्राम ज़्यादा हो जाती है क्या? नहीं, अगर हम पूरे दिन में स्प्राउट्स को अगर 2 हिस्सों में बांट लें, हाँ। एक सुबह खाया और शाम को, Yes. जैसे स्नैक्स का टाइम होता है, Yes, yes, क्रेविंग yes. होती है, उस Yes, टाइम पे yes. हम लोग क्या करते हैं कि आपने किसी ने बिस्किट खा लिया, कोई नमकीन Yes, खा लिया, yes, इधर उधर yes. से कुछ खा लिया, Yes, yes, तो yes, वहाँ yes. पर भी स्प्राउट्स को Yes. एज एन होल भी खा सकते हैं। Yes. स्प्राउट्स में हम सैलेड काट के मिक्स Yes, करके yes, उसको yes, yes. अगर थोड़ा सा कच्चा खाने में किसी को दिक्कत, हल्का सा स्टीम किया जा सकता है। भेलपुरी काइंड Yes, ऑफ, उस आप पे स्प्राउट्स का प्याज पराठा और- बना सकते हैं। Yes, जैसे yes, yes. स्प्राउट्स को स्टफिंग करके Yes, वो yes, आप yes. बच्चों को दे सकते Yes, हैं। yes, तो yes. बहुत सी तरीके से हम Yes. इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यस मतलब हम कह सकते हैं कि वेज में भी सोर्सेस है, हमें सिर्फ उनको क्रिएटिवली एडप्ट करने की ज़रूरत ज़्यादा है। बेटर सोर्सेज हैं, लेट मी टेल यू। Yes, yes. जो वेजिटेरियन डाइट है, बॉडी उसके लिए कॉम्पेटेबल है, बिकॉज Yes, yes, हमारी बॉडी टेक्निकली नॉन वेज के लिए नहीं बनी। यस यस दिस राइट। आई एम नॉट अगेंस्ट नॉन वेज, सो जो भी नॉन वेज खाता है डिफरेंट अच्छे तरीके हो सकते हैं, बट टेक्निकली हमारी बॉडी वेजिटेरियन के लिए ज़्यादा बनी है। Yes, तो वेजिटेरियन कोई भी जब हम डाइट लेते हैं या प्रोटीन के किसी भी सोर्स का जब इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी उसको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्ड करती है और ज़्यादा अच्छी हेल्थ डेवलप होती है। Yes, yes, yes. Actually, I am not from this medical field, so I can't speak about this. बट आज जब सोशल मीडिया देखते हैं तो पता चलता है कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, एथलीट्स है जो वेजिटेरियन हो रहे हैं। यस तो यस डेफिनेटली। देखिए, वेजिटेरियन का सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, जब वो डाइजेस्ट होता है तो मेटाबॉलिक जो टॉक्सिन्स हैं वो कम निकलते हैं। यस यस नॉन वेजिटेरियन डाइट जब हम लेते हैं तो मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जो हैं वो बहुत निकलते हैं। मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स एक तरह से क्या होता है कि जब वो चीज़ डाइजेस्ट होती है तो उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए। शरीर उनको अपने तरीके से मैनेज करता है, शरीर उनको अपने तरीके से बाहर निकालता है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन टॉक्सिन्स हैं वो जल्दी से शरीर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। ओके, तो कंस्टिपेशन बहुत सी इश्यूज टाइम टू कम हो जाते हैं। और खासकर खाने का तरीका, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि मैक्सिमम लोग इसमें अटके रहते हैं कि क्या खाएं, क्या खाएं, मैं क्या खाऊं, मेरे लिए क्या हो, मेरे बच्चों के लिए क्या हो। मैं कहता हूं क्या को 1 मिनट के लिए छोड़ दो। आप कैसे खाएं और कब खाएं पे फोकस करो। क्योंकि अगर गलत चीज़ आपने सही तरीके से खा ली तो कम नुकसानदायक है, और आपने बहुत सही चीज़ गलत तरीके से खा ली, गलत टाइम पे खा ली, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। सच में मैंने ऑब्जर्व किया है, दही इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, बट मेरी पित्त प्रकृति है तो मैं अगर खाली पेट दही खा लूँ या लस्सी खा लूँ तो मतलब वो इतना अच्छा सोर्स भी सर दुखने का कारण बन जाता है। आयुर्वेद में तो स्पेशली दही के लिए कहा गया कि दही जो है वो दोपहर से के बाद किसी को भी नहीं खानी चाहिए। आपकी कोई भी प्रकृति है, अगर दोपहर के बाद खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। तो मतलब जो खाना, जो अन्न जहाँ जब खाना चाहिए, जितना खाना चाहिए, जिसको खाना चाहिए, वैसे ही सब देख के ही खाना है। यस, कॉम्बिनेशन जैसे मैंने कहा कैसे खाएं और कब खाएं। कब का से मेरा जो अर्थ है कि हर टाइम का जो हमारे 3 मील हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों मील्स का एक टाइम फिक्स करें। ओके जिसकी लाइफस्टाइल में जो भी टाइम सूट करता है। किसी को अगर 7 बजे खाना सूट करता है तो 7 बजे सुबह ब्रेकफास्ट खाए। किसी को लगता है नहीं मैं तो 9 बजे से पहले नहीं खा सकता, तो 9 बजे फिक्स कीजिए। अगर किसी को लंच लगता है कि मैं 1 बजे खा सकता हूँ, किसी को लगता है कि नहीं मेरा तो 2 बजे से पहले पॉसिबल नहीं है, बट एक ब्रैकेट 7 बजे का टाइम है तो 7 to 8 के बीच में देन यू शुड हैव योर ब्रेकफास्ट। अगर आपका 2 से 3 का या 1 से 2 के बीच का ब्रेकफास्ट, सो आपकी बॉडी का जो एक हमारी जो सर्कैडियन रिदम है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, या हमारी बॉडी का एक जो सिस्टम है, बिकॉज खाना हमने तो खाना खा लिया, उसके बाद क्या होता है हमें नहीं पता। उसके बाद शरीर को कितना काम करना पड़ता है, उस खाने में से न्यूट्रिएंट्स को निकालना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसमें से जो वेस्ट बचा है उसको शरीर से बाहर निकालना, उस खाने को पचाने के लिए बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस बनाना, बहुत सारे इंटरनल केमिकल्स बनाना, बहुत सारी चीज़, शरीर को कितना काम करना पड़ता है। और शरीर को यही ना पता हो कि मुझे खाना कब मिलने वाला है, आज कभी आज मिलने भी वाला है कि नहीं मिलने वाला, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को इंडाइजेशन
और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें से डायबिटीज़, Yes. कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ और सिर्फ सही टाइम पे ना खाना खाने की वजह से बहुत से लोगों को बीमारियां होती हैं। यस यस अगर हम अपना टाइम ठीक कर लें तो एटलीस्ट एक टास्क हमने पूरा कर लिया। हम कुछ गड़बड़ भी खाते हैं ना तो भी शरीर को उतना नुकसान नहीं होगा अगर हम सही समय पे खाते हैं। यस दूसरा कॉम्बिनेशंस, जैसे मैंने बताया कि दही दोपहर बाद अवॉइड करें, यस यस दूध सुबह सुबह थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, दूध को रात में लेके रहना ज़्यादा बेनिफिशियल है। यस कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं, कुछ ऐसे डाइट्स हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, ओके ठीक है। कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट का काम करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, खासकर फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का लो होना, आयरन कम होना कॉमन है। यस यस और हमारी कंट्री भी वैसे ओवरऑल जो है वो आयरन डेफिशिएंट भी है। यस यस पहले स्कूलों में आपने देखा प्रोग्राम चलते थे, बच्चों को आयरन की गोलियां दी बांटी जाती थी, यस यस ठीक है। आज भी अगर हम बच्चों का या बड़ों का भी करें, हीमोग्लोबिन कम मिलता है, आयरन कम मिलता है, जिसकी वजह से सर दर्द रहना, थकान रहना कॉमन है। सो अगर कोई आयरन की सप्लीमेंट्स ले रहा है, साथ में अगर हम विटामिन सी को ले लें तो आयरन बेटर अब्जॉर्ब होता है। ओके ओके, वो जैसे बोलते हैं ना कि अगर विटामिन डी कम हो तो कैल्शियम अगर खा भी रहे हो तो बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करेगी, ऐसे भी कुछ होता है ना। विटामिन डी एंड कैल्शियम आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब कैल्शियम को अगर पचाना है तो विटामिन डी लेना पड़ेगा, अब्जॉर्ब करना। अगर अगर आप अब हम पचाना एक ही बात वो भी कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आप कैल्शियम सप्लीमेंट खाए जा रहे हो तो आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर विटामिन्स की हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के विटामिन्स है, एक है वाटर सॉल्युबल, एक है फैट सॉल्युबल। दोनों तरह के विटामिन्स को एक साथ यूज नहीं करना चाहिए एक टाइम में। ओके, अगर एक टाइम में वाटर सॉल्युबल में तो दो है, बी और सी, विटामिन बी की पूरी फैमिली और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल्स है। तो फलों से मिलता है, लाइक सी सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, आंवला, ऑरेंजेस, इवन आपकी ग्रीन चिलीज, इन सब चीज़ों से। एंड बी आप जितना जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं उनसे मिलता है। हाँ, मतलब इडली के साथ तो हम सोच भी नहीं सकते अगर ऑरेंज खाएंगे तो क्या होगा। यस यस यस, सही। सो विटामिन बी और सी ये दोनों आपके वाटर सॉल्युबल हैं। इनको आप इनके साथ आप फैट सॉल्युबल विटामिन्स को नहीं ना लें। फैट सॉल्युबल कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, वो सब फैट सॉल्युबल हैं। किससे मिलते हैं? फैट सॉल्युबल क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, हम पहले इसको थोड़ा सा बता दें आपके दर्शकों को कि वाटर सॉल्युबल वो हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ओके ओके। और फैट सॉल्युबल वो हैं जो फैट के साथ मिलके ही डाइजेस्ट होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप विटामिन डी को पानी के साथ लेंगे तो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। क्योंकि वो पानी में तो घुलता नहीं, वो फैट सॉल्युबल है। तो उसको इसलिए विटामिन डी को क्या देखा होगा आप दूध के साथ लेने के लिए कहा जाता है। विटामिन डी का जो अगर शैशे लेते हैं तो वो दूध में डाल के, विटामिन डी होता है ना? दूध में भी विटामिन डी होता है। और विटामिन डी को अगर एज ए सप्लीमेंट ले रहे हैं तो दूध के साथ लेने के लिए कहा जाता है। ओके, मतलब पानी के साथ लेंगे तो वो घुलेगा नहीं। ओके। सो विटामिन बी और सी, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी सब्जियां बनाते हैं कि आप सब्जियों को पहले वॉश कर लीजिए। आप बनने के बाद, उबालने के बाद उसका पानी अगर फेंक देंगे तो दोनों विटामिन घुल के बाहर हो जाएंगे। वो वाटर सोल्युबल है तो घुलेंगे, बाहर चले जाएंगे। आपने पानी फेंक दिया तो गए विटामिन। ठीक है। सो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं। सब्जियां कैसे उबाले, मतलब पहले धो लो, पहले अच्छी तरह वॉश करें। खासकर आजकल बिकॉज पेस्टिसाइड्स बहुत सारा यूज़ हो रहा है फार्मिंग में, फर्टिलाइजर्स बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं, तो अच्छी तरह से वॉश करना, या एटलीस्ट 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए थोड़ा पानी में भी डाल के रख दें। क्योंकि जितना भी उसके अंदर पेस्टिसाइड, एटलीस्ट वो पानी उसको एब्जॉर्ब कर ले, पानी उसको बाहर निकाल ले। और उसके बाद उसको अगर हम बनाएं, और लेकिन बनाने के बाद वो पानी ना फेंकें। कभी पानी अगर ज़्यादा भी डल जाए तो बेटर टू यूज़ इट। लॉट ऑफ विटामिन्स आर देयर। दूसरा विटामिन सी जो है स्पेशली, वो बहुत वीक विटामिन है। बहुत से लोग गर्म चीज़ों को, खासकर नींबू को गर्म दाल में डाल लिया, नींबू को बहुत गर्म पानी में यूज़ कर लिया। विटामिन सी को जैसे ही गर्म चीज़ मिलती है, उसको गर्म किया जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। और वो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होकर के पर्टिकुलरली फिर वो एसिडिक हो जाता है। इसलिए ऐसे होता होगा कि जो बोलते हैं सब लुकवार्म वाटर में नींबू लो,
नींबू डाल के, तो मुझे उससे ना थोड़ा एसिडिटी होता है, मैंने इसे नोटिस किया है। खासकर जिसकी पित्त प्रकृति है उसको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यस। आप नींबू को वैसे ले लीजिए ठंडे पानी में, नींबू आपके पित्त को खत्म करेगा। आप उसको गर्म चीज में डाल के ले लीजिए, वो पित्त को बढ़ा देगा। यस। ये मैंने लुकवार्म वाटर के साथ नींबू का ट्राई करा है, तो मैंने नोटिस किया है। यस। सो विटामिन सी के जितने भी फ्रूट्स हैं या सोर्सेज हैं, उनको कच्चा खाएं तो आपको मैक्सिमम विटामिन सी मिलेगा। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस विटामिन सी के लिए है। यस। सो हमने दालें बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ट्विस्ट एंड टर्न एंड क्रिएटिव कुछ थिंग्स करके खाना चाहिए। सो व्हाट अबाउट सब्जियां, फाइबर, व्हाट अबाउट फाइबर? जब हम आपने डिस्कस किया प्रोटीन को, विटामिन्स को, फाइबर की जब हम बात करते हैं, फाइबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन मज़े की बात है उसमें की न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। मतलब उसमें ना कोई विटामिन्स है, ना उसमें कोई मिनरल है। फाइबर एक तरह से झाड़ू है। जैसे घर को साफ़ करने के लिए आपको झाड़ू पोछा चाहिए, ऐसे शरीर को साफ़ होने के लिए, शरीर को साफ़ करने के लिए आपको फाइबर चाहिए। मतलब हम जो इतना बोला जाता है स्टीम वेजिस खाओ, ब्रोकोली खाओ, गाजर खाओ, तो उससे बॉडी को कुछ नहीं मिल रहा है? उससे बॉडी को मिलता है ना, बॉडी साफ़ होती है। ओके। उससे मतलब ये बॉडी में जो सॉलिड सब दिख रहा है, ये कुछ भी फाइबर का नहीं है? बॉडी फाइबर में ना कोई कैलोरी है, ठीक है, देयर इज नो कैलोरी। फाइबर आता कहाँ से है? फाइबर खासकर जितने भी स्टेपल फूड हैं, आपका अनाज है, दाल है, उनके छिलके में, ठीक है, सब्जियों के छिलके में। फाइबर भी 2 तरह का फाइबर है, अगर हम समझे, एक सोल्यूबल, एक इनसोल्यूबल। सोल्यूबल फाइबर है जो हमारे बॉडी के जितने भी माइक्रो चैनल्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं, हमारे दूसरे माइक्रो चैनल्स हैं, उनको साफ रखने के लिए, उनको खोलने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए। और जो इनसोल्यूबल फाइबर है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो है, जीआई ट्रैक, हमारी आंतों को साफ करने के लिए, कॉलन एंड ऑल, उनको साफ करने के लिए वो इनसोल्यूबल फाइबर है। जब फाइबर की कमी हमारे फूड में हो जाती है तो हमारी बॉडी का क्लीनिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और जब क्लीनिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो बॉडी में जो है टॉक्सिन्स ज़्यादा बनने लग जाते हैं और रिटेन करना शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होना, फिर कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस करना है तो बोलते हैं फाइबर खाओ, फाइबर खाओ। फाइबर्स के 2 फायदे हैं। देखिए, जब वेट लॉस की अगर बात की, फाइबर एक तो आपको फीलिंग फुलनेस की फीलिंग देता है, और कोई कैलोरी नहीं है। कैलोरी नहीं है, मतलब अभी आप कैलोरी क्यों? आपके छिलके में ब्रान, अगर आप छिलके किसी चीज़ का छिलका आप ले रहे हैं, फाइबर की जब बात करें, छिलके में तो फाइबर के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, बट जब अगर सिर्फ हम फाइबर की बात करें उसमें कुछ नहीं है। अगर आप ईसबगोल फॉर एग्जांपल, ईसबगोल का हस्क ले रहे हैं, ठीक है, उसमें देयर इज नो कैलोरी, 0 कैलोरी, नो न्यूट्रिएंट्स, वो सिर्फ जाएगा और अपना ट्रैक को साफ करके बाहर निकल जाएगा। फिर अभी ये सब्जियां है, लाइक ब्रोकोली है, गाजर है, बेबी कॉर्न है, तो इसमें कैलोरी तो होती है। ये गाजर इटसेल्फ कंप्लीट नॉट फाइबर, उसका एक हिस्सा फाइबर है। ओके, मतलब उसमें ज्यादा क्वांटिटी फाइबर की है। हाँ, जो फाइबर है पर्टिकुलरली ब्रोकली में या कोई भी चीज आप लेते हैं उसके छिलके में, फाइबर का एक कंटेंट है, बाकी तो उसके अंदर कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स, सॉरी, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, बहुत कुछ उसके अंदर है। बट एज एन आइसोलेटली अगर हम फाइबर की बात करें, फाइबर में कोई कैलोरी नहीं होती है। फाइबर का काम है शरीर की क्लीनिंग करना। ओके, तो मतलब अगर बॉडी को स्वच्छ रखना है तो फाइबर रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा अनअवॉइडेबल पार्ट चाहिए। यस, फाइबर एंड देन वाटर। वाटर। ठीक है, अगर पानी की भी कमी हो जाती है तो फाइबर भी अकेला कुछ नहीं कर पाता। ओके, ठीक है, जैसे आपके घर में सब झाड़ू और पोछा काफी नहीं है जब तक पानी ना हो। ओके, यस। नहीं, बट आप जब अभी हम हरियाणा में हैं, तो यहाँ पे धूप जब होती है तब तो मतलब बॉडी लॉन्ग्स फॉर वाटर एंड वी हैव दैट, बट ठंडी में तो यहाँ पे पानी पीने का हिम्मत नहीं होता। फिर ऐसे टाइम में क्या करें? देखिए, 2 चीज़ें हैं, पानी की बात करते हैं। एक तो डिमांड, जब जैसे आपने कहा गर्मियों में तो बॉडी खुद डिमांड करती है, तो हम कर लेते हैं। और एक फिर पार्ट बन जाता है हमारी हैबिट का। दोनों सीजन की रिक्वायरमेंट्स भी डेफिनेटली अलग हैं। अगर हम गर्मी में कहते हैं कि आप 3 लीटर के करीब पानी पीजिए ऑन एन एवरेज, तो सर्दियों में वो रिक्वायरमेंट्स घट के 2-1.5-2 लीटर पे आ जाती है। क्योंकि इस गर्मियों में डेफिनेटली हमारी बॉडी काफ़ी सारा वाटर जो है लूज करती है थ्रू स्वेटिंग,
यस 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 फाइन, जो कि सर्दियों में नहीं होता है। यस 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 सो वहाँ पर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट थोड़ी घट जाती है, लेकिन ये हम जो लोगों को एडवाइस करते हैं कि सर्दियों में प्यास तो लगेगी नहीं, दैट मीन्स बॉडी तो डिमांड करेगी नहीं, अब आपको याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे? अब कई बार क्या होता है कि पूरे दिन में अगर 3-4 गिलास पानी पी लिया तो हमें लगता है बहुत पानी पी लिया। यस यस ठंडी में, लेकिन 3-4 गिलास पानी का मतलब है 1 लीटर पानी हुआ। यस यस सो कहते हैं कि आप अलग से बॉटल का यूज़ करो, यस जो भी बॉटल आपको लेनी है, मिट्टी की लेनी है, कॉपर की लेनी यस है, यस आप बॉटल भरो और टारगेट बनाइए कि इतने बजे तक मुझे ये बॉटल खाली करनी है। ओके एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए, क्योंकि हमारे बॉडी के पास कोई वाटर की स्टोरेज का जो है अरेंजमेंट नहीं है। ओके आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर वाटर। ओके ज़्यादा पिएंगे फ्लशिंग करनी पड़ेगी शरीर को, Yes, ठीक है। yes, yes. कम पिएंगे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ओके तो रेगुलर वाटर इनटेक इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हर घंटे आपने 1 गिलास पानी पिया। अगर आप रेगुलर वाटर इनटेक करते हैं तो रेगुलर आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी उनको रिलीज करती रहती है, उनको क्लीन करती रहती है, और बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के। यस 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 सो फाइबर एंड प्रोटीन ये मतलब मेजर पार्ट है हमारे डाइट के, जो हर किसी के प्लेट में होने ही चाहिए। So definitely not just these two parts, फाइबर भी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट Yes, है, और इस क्या तरह से है? कार्बोहाइड्रेट्स भी इम्पॉर्टेंट है। ओके देखिए, मतलब रोटी, आपको जो इंस्टेंट एनर्जी है हमारे yes, बॉडी को, इवन बॉडी को खाना पचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। यस 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 सो वो एनर्जी भी, जैसे आपके मोबाइल होता है ना, Yes, मोबाइल yes, में yes, एक yes. हम खरीदते हैं कि 128 GB 256 GB, Yes, जब फिर बाद में जब उसके मेमोरी में जाते हैं तो लिखा होता है कि सिस्टम ने उसकी एक मेमोरी एक पर्टिकुलरली तो सिस्टम ने यूज कर ली है एक Yes, स्पेस। yes, तो yes, तो yes. ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं, Yes. शरीर को उसको पचाने के लिए भी इंटरनल एनर्जी चाहिए होती है। ओके ओके मतलब ये जो लो कार्ब या नो कार्ब डाइट है, इज इट नॉट दैट गुड? फॉर शॉर्ट टाइम इट इज़ ओके, इन केस आप ज़्यादा वेट, आपका बहुत ज़्यादा वेट है, या पर्टिकुलरली किसी पार्ट के लिए बॉडी को आप डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, या आप किसी रेस्टफुलनेस, पीसफुल, खासकर मेडिटेशन और उसमें जाना चाहते हैं, तो यू नीड बहुत ज़्यादा आपको हाई एनर्जी नहीं चाहिए उस वक्त। तो आपको अगर तो उस वक्त के लिए डेफिनेटली कार्ब्स को कट डाउन किया जा सकता है, लेकिन ज़ीरो कार्ब्स जैसी कोई थ्योरी नहीं है। फाइन। सो बिकॉज कुछ भी हम खाते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कार्ब्स है। यस कार्ब्स मतलब यही अनाज, ज्वार, कार्ब्स का मतलब है कि एनर्जी सोर्स, चाहे जो चीनी से भी मिलता है, चीनी से बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज़्यादा मिलता है, अनाज से भी मिलता है, लेकिन सेफ सोर्सेज, फ्रूट्स आर द सेफ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम जो अनाज खाते हैं उसमें भी एक हिस्सा डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स का है। तो सेफ सोर्स ऑफ कार्बो, फेक जो कैलोरीज हैं या जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, स्पेशली जो शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे उसमें कोल्ड ड्रिंक है, चाहे उसमें पैक्ड जूसेस हैं, चाहे चीनी इटसेल्फ है, ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनको बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। ये शरीर के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इनकी केमिकल जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। ये इंस्टेंट एनर्जी तो दे देती हैं, एक बार एक स्पाइक्स बनाती हैं, एक पर्टिकुलर जैसे हम खाते हैं तो एक स्पाइक्स, हमारा जो शुगर स्पाइक होता है, और उसके बाद ये वापस नीचे। तो सस्टेनेबल सोर्सेज में फ्रूट्स हैं, सस्टेनेबल सोर्सेज में जितने भी हमारे स्टेपल फूड हैं वो सब सस्टेनेबल हैं, क्योंकि वो सब धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी रेगुलर चाहिए, को एकदम इंस्टेंट नहीं चाहिए। और एकदम इंस्टेंट चाहिए भी तो शरीर के पास अपने सोर्सेज हैं उसके लिए। शरीर, हमारी बॉडी जो है ग्लाइकोजन नाम की एक चीज़ होती है, वो स्टोर करके रखती है लीवर में। जिस तरह से कोई इमरजेंसी घटना घटित होती है, एनर्जी चाहिए इमीडिएटली, फाइट एंड फ्लाइट मोड जब एक्टिवेट बॉडी को करना है, कि आप जा रहे हैं, थके हुए हैं और आपको शेर दिख जाए, और फिर जो भागने की ताकत आती है, तो वो शरीर उस ग्लाइकोजन को रिलीज करता है, और एकदम से वो फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है, और हमारे पास वो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है और हम भाग लेते हैं। और ये स्टोर्ड एनर्जी किसकी वजह से मिलती है? डेफिनेटली जब भी कोई फियर या किसी तरह का कोई इस तरह की कंडीशंस होती है, तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का मतलब है कि शरीर को एकदम से इंस्टेंट
कहीं ना कहीं ट्रिगर मिलता है, मैसेज मिलता है कि नहीं समथिंग इज रॉन्ग, इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, तो उससे धीरे से जो है हमारा जो लीवर है वो ग्लाइकोजन को रिलीज़ कर देता है। और यही कारण है जो आज हम डायबिटीज़ को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्यों कहते हैं, वो इसी वजह से कि जब आपकी लाइफ में कोई इस तरह के फियर, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो बैठे बैठे भी वो ग्लाइकोजन रिलीज होता रहता है और आप बैठे बैठे डायबिटिक हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ खाते नहीं हैं, हमारी शुगर बहुत हाई है। जब तक आप मेंटल स्ट्रेस पे काम नहीं करते, मेंटल पीस पे काम नहीं करते हैं, अपने फियर्स पे काम नहीं करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम नहीं करते हैं, तब तक पूरी तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पॉसिबल इसीलिए नहीं है। और यही थ्योरी लागू होती है वेट के ऊपर। बहुत से लोग हैं कहते 2 रोटी खाते हैं फिर भी वेट बढ़ रहा है। ये होता है। सो योर मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ आज मैक्सिमम बीमारियों को साइकोसोमेटिक कैटेगरी में डाल दिया गया है कि मनोशारीरिक, कि ये बीमारियां मन और शरीर दोनों से उत्पन्न हो रही हैं। यस। तो हाउ फूड इज लिंक्ड विथ आवर मेंटल हेल्थ, मतलब ये जो आप बीमारी आप बोले कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रही, तो फूड कैसे इस पे कंट्रीब्यूट करता है बीमारी बना शुरू करने में भी और उसको क्योर करने में भी? देखिए, आयुर्वेद में एक थ्योरी दी गई फूड के लिए। फूड को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक तामसिक, ठीक है, एक सात्विक। सात्विक फूड में वो चीज़ें डाली गई जो हमारे शरीर को शांति देती हैं, मन को भी शांति देती हैं, शरीर में टॉक्सिन्स कम पैदा करती हैं। तामसिक फूड में डाली गई जो उत्तेजना पैदा करती हैं, ठीक है, शारीरिक उत्तेजना भी और मानसिक उत्तेजना भी। तो अगर हम इस थ्योरी को समझ लें और अगर कहीं ना कहीं हमें लगता किसी को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या किसी को की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उस वक्त अगर हम सात्विक फूड पे अपने आप को शिफ्ट कर लें तो डेफिनेटली हमारे मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और मैंने क्या नोटिस किया है कि हमें ना नॉलेज होता है ये फूड का ना, जो आप बता रहे हो हमारे व्यूवर्स को, हमारे पास नॉलेज होता है क्योंकि अभी सोशल मीडिया भरा पड़ा है नॉलेज से। बट क्या होता है ना सर कि एक एग्जांपल देना चाहूँगी मेरा खुद का, जो हमारे व्यूवर्स का भी होगा। या फरीदाबाद में एक प्लेस है जहाँ स्ट्रॉबेरी शेक बहुत यम्मी मिलता है, तो पता है कि इसमें कैलोरी ज़्यादा है, पता है कि शुगर ज़्यादा है, लेकिन फिर वहाँ जाते हैं ना उस रेस्टोरेंट में या कहीं, तो फिर रह नहीं पाते। तो फिर ये जो क्रेविंग्स होती है और ये जो यम्मी फूड, लविश फूड का अटैचमेंट होता है, इस पे कैसे कंट्रोल करें, और ये जो सब नॉलेज है फूड का ये इम्प्लीमेंट कैसे करें? मतलब इज़ देयर एनी सिस्टम, इज़ देयर एनी मैकेनिज्म और टेक्निक कि जो हम इम्प्लीमेंट अगर करें तो इस क्रेविंग पे कंट्रोल कर सकते हैं? आपने ठीक कहा, आज के दिन ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान की बारिश सुबह उठते ही शुरू हो जाती है और जब तक नहीं सोते हैं तब तक वो बरसते ही रहती है। मोबाइल खोलो तो किसी से बात कर लो तो हर कोई ज्ञान से भरा हुआ है। लेकिन उस जानकारी को जागरूकता में कन्वर्ट करना एक चैलेंज है, इम्प्लीमेंट करना, और उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंटेशन तक लाना एक दूसरा चैलेंज है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हमारी मेंटल मेमोरी में आती है वो एक पार्ट है। माइंड मेमोरी बहुत ज़्यादा काम आती है। आपको एग्ज़ाम देना है, आपको इन्फॉर्मेशन, आपने पूरी डाइट पढ़ी, आपने एग्ज़ाम दिया, पास कर लिया, या किसी के साथ आपने बात करनी, उस विषय पे डिबेट करनी है, तो आपको वो ज्ञान काम आता है। वो आपके लिए तब तक किसी काम का नहीं है, आपको तब तक उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक वो हैबिट फॉर्मेशन में नहीं आता है। क्योंकि माइंड मेमोरी मसल मेमोरी तक पहुँचने में टाइम लगता है। और हमारी जो आदतें हैं खाने पीने की, आप देखेंगे तो वो माइंड मेमोरी से लिंक कम है, वो मसल मेमोरी से ज़्यादा है। ठीक है, हमारे घर में एक चीज़ रखी रहती है, जहाँ जहाँ खाने की है, भूख लगे में पता वहीं जाना है, हमें कई बार अनकॉन्शियसली में वहाँ पहुँच जाते हैं, पता भी नहीं होता कि वो चीज़ कब हमारे हाथ में आई, कब मुँह में चलेगी, और हम कितना खा रहे कुछ पता नहीं, खाए जा रहे ऐसे होता है। सो मसल मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए माइंड मेमोरी को प्रैक्टिस, और मैंने ये भी नोटिस किया है
कि कभी कभी ना बॉडी को नहीं चाहिए होता, बॉडी इज़ लाइक आई एम सेटिस्फाइड, मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मन को चाहिए होता है और फिर हम खाए जाते हैं, फिर ये क्या है? तो इसका मैं जवाब दूंगा, उससे पहले आपका स्ट्रॉबेरी शेक वाला सवाल जो है रह गया। वो एक्चुअली मेरा ही नहीं, मुझे लगता है सभी नहीं, व्यूअर्स का वो क्वेश्चन सबका है, सभी का है। और लोग बहुत अच्छा खाना चाहते हैं, बहुत अच्छा हेल्दी भी रहना चाहते हैं। बहुत जब हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई किसी अच्छी बात को कहीं से पढ़ते या सुनते हैं तो लगता है कि नहीं यार कितनी अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके विपरीत अगर व्यवहार हो जाता तो फिर पछताते भी हैं, अरे क्या कर लिया मैंने। तो इसके लिए मैं एक सिंपल कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सहजता का अभ्यास करें। योग आयुर्वेद में सहजता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्रॉबेरी शेक पी लिया, स्ट्रॉबेरी शेक इट इज ओके, स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी भी खराब नहीं है और मिल्क में बना मिल्क भी खराब नहीं, इसमें खराब एक ही चीज़ है, चीनी। और चीनी का ही टेस्ट है। यहाँ टेस्ट ना स्ट्रॉबेरी का है ना मिल्क का है, टेस्ट है चीनी का। अब ठीक है, पी लिया, चलो अच्छी बात है। माइंड की भी सुननी चाहिए, इसको भी हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। मन को भी ऐसा नहीं कि हम घर पे छोड़ के चले जाएं। तो उसके साथ है फिर बैलेंसिंग थ्योरी। अगर स्ट्रॉबेरी शेक में आपने 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी उस दिन पी है, तो आप अपनी रूटीन लाइफ में फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ें मीठी खाते हैं, आप फॉर एग्जांपल चाय पीते हैं, कॉमन ड्रिंक है, लोग चाय पीते हैं, 2-2 3-3 बार चाय पीते हैं, 1 कप में 1 चम्मच चीनी होती है ऑन एन एवरेज। आप उस दिन चाय को स्किप कर दीजिए। आप उस दिन कोई और मीठी चीज़ खाते हैं, उसको स्किप कर दीजिए, आपने बैलेंस तो कर लिया। पीने के बाद, खाने के बाद फिर दिमाग को बॉदर मत कीजिए, ये मैंने क्या कर लिया, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा। नहीं, मैं तो गया। अब आपके सोचने से उल्टा नुकसान, मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो कॉर्टिसोल डेवलप होगा। कॉर्टिसोल को एक ही काम आता है, या तो ग्लाइकोजन रिलीज करेगा या फैटी सेल्स बनाएगा पेट के ऊपर, या पेट का मोटापा बढ़ाएगा, या शुगर को स्पाइक्स करेगा। उसको बेचारे कुछ नहीं पता, और उसको आपका नहीं पता कि आपने कितने किलो का होना है, या किसी ने कितने किलो का क्या टारगेट ले रखे हैं, कि आपने स्ट्रॉबेरी शेक की वजह से टेंशन ली है, उसको इससे मतलब नहीं है। सो बैलेंस करें और सहज रहें। सहजता से शरीर में अननेसेसरी एक्टिविटीज नहीं होती हैं। बहुत सारे हार्मोन्स असहजता की वजह से, अनईजीनेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फियर की वजह से, इनसिक्योरिटीज की वजह से रिलीज होते रहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम बैठे बैठे अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी शेक तो कुछ भी नुकसान नहीं करता उसके सामने, जो हमारी थॉट प्रोसेस नुकसान करते हैं। मतलब हम जितना सोचेंगे उसके बारे में वो ज्यादा उसने तो वो तो पी लिया, वो जो कैलोरी ऐड होनी तो होगी। अब कैलोरी के साथ साथ आप और दूसरी चीजें ऐड कर रहे हैं। और सोच भी रहे हैं उसके बारे में। सो डाइट को लेकर के मैं सिंपल लोगों को कहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी नीड पहचानिए। अपनी नीड पहचानने के 2 ही तरीके हैं। एक तो या तो किसी एक्सपर्ट से मिलिए, या फिर अपने अनुभव से आप सीखिए कि आपने कोई चीज़ पिछली बार जब खाई थी या खाते हैं तो हर बार उसके खाने से आपको कुछ ना कुछ नुकसान होता है, या फिर कोई दूसरी चीज़ है वो खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, उस दिन आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, उस दिन आपका पेट अच्छा। पहले तो आइडेंटिफाइड कीजिए। और ये जब हम देखते हैं ना, खुद ऑब्जर्व करते हैं कि हमें क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे जो हम डिज़ाइन करते हैं अपना लाइफस्टाइल, आई थिंक इट इज़ बेटर, दैट्स द बेस्ट वन। वही प्रैक्टिकल है, बिकॉज योर बॉडी इज द बेस्ट डाइटिशियन। यस। मैंने क्या नोटिस किया सर, यहाँ ना अभी इस सीजन में फालसा मिला बहुत बढ़िया फरीदाबाद में, तो वो हम महाराष्ट्र में नहीं मिलता था, तो यहाँ नया नया दिखा, मैं मंगवाती थी उसका, फिर हम जूस पीते थे। लेकिन 5-6 दिन मैंने जब कंटिन्यू पिया ना, तो मुझे ऐसे लगा थोड़ा पित्त इम्बैलेंस हो रहा है, या थोड़ा सर में से। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने क्या मेरे डाइट में से ऐड किया कि ऐसे अचानक से हो रहा है। तो मुझे लगा इससे तो नहीं हो रहा, बिकॉज इट इज़ खट्टा। तो वो जैसे ही बंद किया 4-5 दिन में पूरा नॉर्मल। यस, आपकी बॉडी इमीडिएट बताती है। इमीडिएट जो आपको सूट नहीं हो रहा। सो बार बार एक्सपेरिमेंट ना करें उसके ऊपर, ठीक है। आपको लगता है कि यार आज हो सकता है मैंने गलत टाइम पे खा लिया इसलिए हो गया, आप अगर दूसरे टाइम पे चेंज करके खाते हैं तो भी वैसा ही होता है, तो दैट मीन्स दैट फूड इज नॉट गुड फॉर यू। राइट। तो उसके लिए बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल
एक अपने बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज Yes, हैं, yes, yes. जो सिम्टम्स हैं, वो Yes, जो yes. लक्षण दे रही Yes, है, yes. उनको बस समझें। Yes, उसकी yes, वो yes. इसी चिल्ला तो सकता नहीं शरीर, यस यस ठीक है, ना ये हमारा हाथ पकड़ सकता। यस यस, मतलब हमारी खुद की बॉडी ही हमारा बहुत अच्छा डॉक्टर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकती है। यस, फिर जो स्पेशल नीड्स हैं डेफिनेटली, हाँ, अब ये स्पेशल उसके नीड्स तो लिए बोल के नहीं बताएगा यस यस कि यस यस, वो उसके नीड्स लिए डेफिनेटली आप किसी एक्सपर्ट से Yes, 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 या yes. एज रिलेटेड कुछ डाइट में चेंज करने हैं, Yes, वो yes, डेफिनेटली एज के साथ साथ वो Yes, yes, आयत yes. आप खुद कर लीजिए। यस यस नहीं तो लगता कि कोई कंफ्यूजन है चीज़ें, तो यू गो एंड मीट द एक्सपर्ट यस एंड ही और शी कैन डिज़ाइन द डाइट फॉर यू। यस यस यस। और मैंने आपके सेंटर से नेचुरोपैथी किया, तो उसके बाद भी मुझे मतलब मैंने नोटिस किया कि मेरा ये जो पित्त है ना, ये बैलेंस होने लगा। मतलब थोड़ा, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पहले 8 बजे खाना लगता था सुबह, तो नाउ आई कैन होल्ड टिल 10 AM और 11 AM। तो ये कैसे लिंक्ड है, मतलब ये जो नेचुरोपैथी और पंचकर्मा एंड ये मेरा प्रकृति सबका, मतलब ये कैसे लिंक्ड है क्या? देखिए, हर किसी के शरीर का एक टाइप है। मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप गाड़ी खरीदते हो ना हाँ शोरूम से, तो आपको पता होता है कि मैं पेट्रोल की खरीद रहा हूँ, कि मैं डीजल की गाड़ी खरीद रहा हूँ, कि मैं या इलेक्ट्रिक या कोई और फ्यूल्स चलने वाली गाड़ी खरीद रहा हूँ। और हम जिंदगी भर उसमें वही फ्यूल डलवाते हैं। यस ऐसा तो है नहीं कि कभी मन किया तो डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया। यस यस हमारा शरीर भी जब हम पैदा हुए तो हमारा शरीर भी एक टाइप लेके पैदा हुआ है, यस जिसको आयुर्वेद की दृष्टि में उसको हम प्रकृति कहते हैं कि हमारे हर किसी के शरीर की एक प्रकृति है। यस ठीक है, वो वात प्रकृति हो सकती है, पित्त प्रकृति हो सकती है, या कफ प्रकृति हो सकती है। अगर आपको अपने शरीर की प्रकृति पता है तो आपको फिर ये भी पता चल जाता है कि क्या चीज़ मुझे सूट नहीं करेगी। यस यस दूसरा, नेचुरोपैथी में बहुत सिंपली इसको डिफाइन किया गया है। नेचुरोपैथी कहती है कि हर बीमारी का एक ही कारण है और उसका एक ही निवारण है। कारण है डिटॉक्सी, बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स का जमा होना, ओके जिसको हम कहते हैं बॉडी में फॉरेन मैटर्स का जमा होना, विजातीय पदार्थों का शरीर में जमा हो जाना, हर बीमारी के कारण में है। यस यस और उसका निवारण भी सिंपल है, आप शरीर को उन विजातीय पदार्थों से छुटकारा दिलवा दो या बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लो, तो शरीर अपने आप को बैलेंस कर लेगा, अपने आप को हील कर लेगा। यस आपके साथ वही हुआ, जैसे ही शरीर से टॉक्सिन्स निकले आपकी प्रकृति बैलेंस हो गई। यस यस ठीक है, क्योंकि आपकी प्राइमरी प्रकृति वो पित्त की तरफ झुकी हुई है, तो जैसे ही थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा वो दोबारा से पित्त उभर के आ जाएगा। जिसकी कफ की होगी उसका कफ उभर के आ जाएगा, जिसकी वात की होगी उसका वात उभर के आ जाएगा। ठीक है, ये उसका प्राइमरी दोष है वो शरीर का। तो अगर हम अपने दोष को बैलेंस रखें, इन तीनों दोषों को अगर संतुलित रखें, और यही हेल्थ का एक पैरामीटर है आयुर्वेद की दृष्टि में कि जिसके तीनों दोष बैलेंस्ड हैं, तो उसका शरीर भी ठीक रहेगा, उसका मन भी ठीक रहेगा, और उसके इमोशंस भी बैलेंस्ड रहेंगे। अगर पित्त गड़बड़ हुआ तो इमोशंस भी बैलेंस्ड, गुस्सा ज्यादा। यस यस यस, मेरा ऐसे होता है। पित्त वात वाले का हुआ तो उसका दिमाग ज़्यादा चलने लग जाएगा, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब मुझे अगर भूख लगा ना, तो जिस मोमेंट मुझे पता चलता है कि मुझे भूख लगा है, बस उसके आधे घंटे बाद अगर मुझे आधे घंटे में खाना नहीं मिला ना, तो मेरा पूरा मतलब बिहेवियर में वो दिखने लगता है। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली माई स्टोरी, ये पित्त प्रकृति का कोई भी पर्सन से आप मिले उसको ऐसे होगा, मतलब भूख कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं एक सेल्फ डायग्नोस्टिक स्किल या टिप है ना लोगों को, आपके दर्शकों को मैं दे देता हूँ कि अपनी प्रकृति, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, आपका भी होगा, कि हम अपनी प्रकृति को कैसे जानें। ठीक है, ओके। और आपने जैसे कहा कि ये पित्त वालों का सबका ही, क्योंकि ये दोष यूनिवर्सल, एक सेम सिम्टम्स हैं। यस 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 यस। तो अगर किसी का लगता है कि दिमाग बहुत चलता है, हाँ, डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, फिर उस पर टिकते नहीं हैं, फिर आगे चले जाते हैं, नींद डिस्टर्ब रहती है, शरीर में कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द है, तो समझ लीजिए आपकी वात प्रकृति है। ओके, आप ये हमारे प्रेक्षकों को कैमरा में देख के बताइए। तो और दूसरा, अगर आपके की पित्त प्रकृति है, उसको कैसे जाने? गुस्सा ज़्यादा आएगा, स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी, स्किन की इरिटेशन, स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी, एसिडिक रहेगा, ठीक है, जलन रहेगी सीने में, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे,
तो समझ लीजिए आपकी पित्त प्रकृति है। yes, यही अगर कफ प्रकृति वालों के साथ क्या होता है, कोल्ड कफ जल्दी होगा, yes, वेट गेन बहुत जल्दी होगा, yes, सुस्त नेचर के होंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो वो समझ लीजिए कफ प्रकृति के लोग हैं। yes, तो आपको अपनी प्रकृति पता चलने के बाद फिर अकॉर्डिंगली आपको प्रिकॉशंस लेनी है। एक सबसे बड़ी जो चीज़ देखने को मिलती है, yes, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये इसलिए नहीं होती कि मैं हम किसी को बताते हैं या वो खुद देखते हैं कि ये आप ये चीज़ मत खाना, उसको ये इससे प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे ये क्यों नहीं खाना है या मैं इसमें वो कहूँगा बाकी सब लोग तो खाते हैं उनको तो कुछ नहीं होता। yes, 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 ठीक है। yes, मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आसपास के जो लोग जिनको आप देख रहे हैं Yes. वो उनकी प्रकृति आपसे विपरीत हो। yes, 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 अगर आपको ठंडा खाने से मना किया गया है क्योंकि आपकी कफ प्रकृति है Yes, yes, और बाकी लोग ठंडा खा रहे हैं, हो सकता है Yes. पित्त के हो, पित्त वालों को सूट करेगा ठंडा। yes, 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 मतलब मुझे आप पूरा सर्दी में जब बारिश हो रही है कुछ भी ठंडा दो, कुछ भी, मुझे कभी सर्दी होती नहीं है मोस्टली। हाँ, नहीं होगी। पित्त वालों को तो ठंडा yes. सूट करता है, उसको तो वो Yes, पित्त yes, को yes. दबाता है। यस यस यस। ये जो नेचुरोपैथी, पंचकर्मा और योगा का जो है, योगा के माध्यम से जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है शंख प्रक्षालन क्रिया से, ये जो तीनों वेज है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के, ये हमारी प्रकृति को बैलेंस रखने में कैसे मदद करते हैं, मतलब हाउ इट इज़ लिंक्ड एंड ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल, ये कैसे हेल्पफुल है? देखिए, मैंने जैसे आपको नेचुरोपैथी का बताया, ऐसे ही आयुर्वेद और योग दोनों में डिटॉक्सिफिकेशन को सबसे पहला स्थान दिया गया है। क्योंकि तीनों ही विद्याओं में, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा है, चाहे वो आयुर्वेद है और चाहे वो योग चिकित्सा है, तीनों में ये माना गया जब तक शरीर को अंदर से साफ नहीं किया जाएगा, आपके अंदर के दोष बाहर नहीं निकाले जाएंगे या आपके अंदर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाले जाएंगे, आपके शरीर से किसी बीमारी को ठीक करना संभव नहीं है। सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल सकते हैं, जो कि मॉडर्न एलोपैथी में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर ये डिटॉक्सिफिकेशन की या त्रिदोष की कोई थ्योरी नहीं है। वहाँ तो जैसा सिम्टम्स आ गया वैसा इलाज कर दीजिए, इलाज भी सिम्टम्स का कर दीजिए। पेन हो रहा है तो पेन किलर दे दीजिए और पेन को दूर कर दीजिए। लेकिन इन तीनों विद्याओं में ऐसा नहीं। इसमें कहते हैं कि दर्द बीमारी नहीं है या लक्षण बीमारी नहीं है। लक्षण बीमारी नहीं है, बीमारी तो जिसकी वजह से वो लक्षण आया है वो है। तो इस तीनों ही विद्याओं में अलग अलग तरीकों से डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। जैसे आपने कहा योग चिकित्सा में, योग चिकित्सा में षटकर्म के माध्यम से, षटकर्म में कुंजल क्रिया, नेति क्रिया, शंख प्रक्षालन क्रिया, कपालभाति, ये सब आता है। आयुर्वेद में इसी को पंचकर्म के माध्यम से किया जाता है। पंचकर्म मीन्स 5 कर्म, 5 क्रियाज, वमन, विरेचन, संवेदन और अभंग और जो है बस्ती। उसके बाद बहुत सारे उपकर्माज हैं, जैसे भी आपने कहा रक्त मोशन है या शिरोधारा है या बहुत सारी वस्तियां हैं, उद्वर्तनम है, तो वो उपकर्माज हैं। तो अलग अलग तरीकों से शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के तरीके हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में यही काम मिट्टी, पानी, डाइट, फास्टिंग, इन सब चीज़ों से किया जाता है। तो जैसे ही हम डिटॉक्सिफाई करते हैं शरीर को, तो जो चीज़ बढ़ी हुई है, चाहे उसको टॉक्सिन्स कहें चाहे उसको दोष कहें, वो शरीर से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बढ़ी हुई चीज़ बाहर निकलती है तो शरीर एक सम अवस्था में आता है, इक्विलिब्रियम या एक बैलेंस, यस। वो जब बैलेंस्ड होता है तो हमारे जो शरीर की एनर्जीज हैं, जो हमारी लाइफ फोर्स है, जो जीवन ऊर्जा है, उसको वक्त मिलता है चीज़ों को ठीक करने का। ठीक है, उसके ऊपर से प्रेशर हटता है। और मैंने क्या नोटिस किया है, जब मैंने एडवांस मेडिटेशन कोर्सेज करे हुए थे, उस टाइम बॉडी डिटॉक्स के बाद अगर आप साइलेंस कोर्स करो ना, साइलेंस में रहो ना, तो योर मेडिटेशंस आर वेरी गुड, मतलब डीप होते हैं एंड आप बैठ पाते हो अच्छे से, मतलब सब बॉडी सपोर्ट करती है आपकी और माइंड भी सपोर्ट करता है मेडिटेशन के लिए, just because of this। इस तभी तो कहा गया, योग में कहा कि बिना शुद्धि के, मतलब आंतरिक शुद्धि के आप योग अभ्यास कर ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली तो सीक्वेंस ऐसा ही था कि पहले षटकर्म, उसके बाद फिर यम नियम, पहले था शरीर की शुद्धि,
फिर था आचार विचार की शुद्धि, जो यम नियम के उससे, उसके बाद आसन की का प्रयोजन था कि आसन कम्स लिटरली फोर्थ। ठीक है, अगर हम अष्टांग योग की बात करें, अष्टांग योग में हम षटक्रम भी जोड़ दें पहले नंबर पे, तो चौथे नंबर पे आसन आता है। अब आसन बन गया पहले नंबर पे, लगता है आज योगा शुरू करना है, लोग उठ के योगा करना शुरू हो जाते हैं। मैंने नोटिस किया, मैंने जब नेचुरोपैथी करा, उसके बाद ऊर्ध्वतनम करा आपके सेंटर में, उसके बाद फिर जब डाइट भी फॉलो करने लगी एंड सब मेरा एक शेड्यूल अच्छे से फॉलो करने लगी, तो नाउ आई कैन डू माई आसनास लिटिल बेटर वे, और अच्छे से हो पा रहा है, बॉडी भी थोड़ा स्टीफ नहीं है ऐसे, बॉडी इजी हो जाती है, बॉडी में स्टिफनेस खत्म हो जाती है, बॉडी आपकी जो मन के लेवल की बेचैनियाँ हैं वो खत्म हो जाती हैं, माइंड बेटर रिस्पॉन्ड करता है। टॉक्सिन्स ही तो हैं शरीर में जो हर बीमारी के पीछे, हर मानसिक इम्बैलेंस के पीछे हैं। अगर वही टॉक्सिन्स बाहर निकल गए, चाहे वो किसी भी तरीके से निकले, बहुत सारे वेज हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के अपने हैं, योग के अपने हैं, आयुर्वेद के अपने हैं, और हम सेल्फ में भी फास्टिंग करके, सिस्टमेटिक फास्टिंग करके, जो है अल्कलाइन डाइट का ज़्यादा यूज़ करके हम वो कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स को हम निकालेंगे, हम उतना ही हेल्थ को प्रिवेंट भी करेंगे और बीमारियों को ठीक होने के लिए कोई रास्ता भी बनाएंगे। और इसी के लिए हमारे शास्त्रों में, मतलब हर धर्म में, हर संप्रदाय में फास्टिंग का महत्व बताया गया है, राइट? अगर हम हमारा जो सांस्कृतिक मॉडल देखें ना, तो उसमें इन चीज़ों को बहुत ब्यूटीफुली इन्फ्यूज़ किया गया था। सच में। ठीक है, खासकर जब भी सीजन बदलता है, तो हमारी बॉडी का पूरा कंपोजिशन चेंज होता है। ठीक है, हमारा सेलुलर सिस्टम, हमारे बहुत से बॉडी जो नई सीजन को तैयार होने के लिए पिछले सीजन के दोष जो है वो त्यागती है। फॉर एग्जांपल, जब हम सर्दियों की बात करते हैं, तो सर्दियों में कुछ किलो वजन बढ़ता है या शरीर बढ़ाता है, वो एक हमारा डिफेंस है। अच्छा, ठीक है, वो हमारा एक डिफेंस है। तो उस दौरान सबका कफ दोष थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, वेट गेन करना है, सर्दी से बचाना है। तो जैसे ही गर्मी आती है, एक बार देखें, जब मौसम बदलता है तो उस कफ को शरीर लूज करता है। कोल्ड कफ हो सकता है या किसी वो कफ को लूज करता है। हम क्या करते हैं उसी वक्त, अरे थोड़ा सा कफ हुआ नहीं, दे एंटीबायोटिक खाना शुरू, उसको रोकना। एक प्रोसेस है, शरीर को सपोर्ट करो, गर्म पानी पियो, थोड़ा सा रेस्ट करो। ठीक है, ग्रिस्ट भोजन से आप थोड़ा सा तौबा कर लो, उस दोष को निकल, शरीर को अगले सीजन के लिए तैयार हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए नवरात्रि का अगर टाइम आप देखें, वो वही टाइमिंग्स हैं जब सीजन बदल रहा है। लेकिन अब क्या कर दिया है, उसको हेल्थ से छोड़ करके बाकी हर चीज़ से जोड़ दिया है, भगवान से, डर से, इससे उससे। और उन दिनों में हम नॉर्मल दिनों से भी ज़्यादा खाना खाना शुरू हो गए हैं। हर रेस्टोरेंट में नवरात्रि की थाली मिलना शुरू हो गई है, घर में नवरात्रि के लिए अलग से पैकेट फूड के आने लग गए हैं। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से डेवलप्ड चीज़ें थी हर धर्म में, क्योंकि उस दौरान जब मानव सभ्यता जैसे जैसे बढ़ी, तो ये सब फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हेल्दी रहने के यही नेचुरल तरीके थे। तो समझा गया, शरीर को समझा गया किस तरह से रहे। इवन बहुत सारे तरीके इजाद किए गए जंगली जानवरों को देख के, उनके व्यवहार को, आज भी देखें ना उनके व्यवहार को, आप उनके व्यवहार को देखें तो वो हमसे बेटर लाइफस्टाइल या हमसे बेटर सिंक है नेचर के साथ। कोई पशु, कोई पक्षी आपको रात में बाहर नहीं मिलेगा। वो दिन सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, सूरज निकलने से पहले खाना नहीं खाएंगे। सो वो एक सिस्टम था, उसी को कॉपी करके इंसानों ने जो जो चीज़ें सूटेबल थी, जो जो चीज़ें वो कर सकते थे, वो डेवलप की। योग के बहुत सारे आसन पशु पक्षियों के नाम पे हैं, मैक्सिमम पशु पक्षियों के नाम पे हैं। ठीक है, इवन जो षटकर्म है, इसमें कुंजल क्रिया है, वो कुंजर हाथी से लेगी, कुंजर का व्यवहार है, पानी पीता, सूंड से बाहर फेंकता है। ठीक है, तो कुंजर क्रिया को या कुंजल क्रिया को कहा जाता है, अगर आप कुंजल क्रिया ढंग से कर लें तो 80% बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर उसको ढंग से कर लें, तरीके से कर लें, तो आप बस 80% बीमारियों से बच सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने प्रकृति से, हमारे आसपास के सराउंडिंग से सीखी और उसको अपने लाइफस्टाइल में डाला। लेकिन धीरे 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 उनका हमने स्वरूप बदल दिया, उसका प्रयोजन बदल दिया, रीजन बदल दिया। अगर हम नेचर की रिदम के साथ हमारा लाइफस्टाइल रखें, तो मुझे ऐसे लगता है कि
हम हमारी ओवरऑल वेलबींग मेंटेन करने में बहुत कामयाब हो सकते हैं, कामयाब हो जाएंगे। मैंने ये सर ऑब्जर्व किया है, नवरात्रि में अगर आप 9 दिन फास्ट करो ना तो यू कैन डू इट एफर्टलेसली, मतलब आपको क्रेविंग नहीं रहेगी, आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी। और यही फास्ट अगर आप दूसरे सीजन में 9 दिन करो ना, पहले ही दिन आप ब्रेक कर दोगे। मैंने ये नोटिस किया है। नवरात्रि में आई कैन डू फास्ट फॉर 9 days, बट अगर दूसरे टाइम तो इतना 9 दिन नहीं होता है, बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, शायद नेचर ही सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे मुझे लगता है। उसके 2 रीजन हैं। हाँ। रीजन एक है टेक्निकल रीजन है, क्योंकि जब मौसम जैसे बदलता है तो उस वक्त हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल लोवेस्ट पार्ट पे होता है। हमारा बॉडी हमारे डाइजेशन को वैसे ही स्लो कर लेती है। ठीक है, क्योंकि उसको उस पिछले वाले सीजन के दोष को बाहर निकालना। तो भूख कम लगती है, डिस्टर्बेंस थोड़ी सी डाइजेशन में रहती है। दूसरा है एक्सटर्नल इकोसिस्टम, क्योंकि हर जगह चीज़ें फिर उसी तरह से होती हैं, लोग आपके आसपास भी वैसा व्यवहार कर रहे होते हैं, तो इजी हो जाए, लोग आपको फोर्स नहीं करते हैं, लोग आपको कंपेल नहीं करते हैं। ठीक है, इन अदर डेज में आप कहो मेरा आज फास्ट है, छोड़ो कोई नहीं, थोड़ा सा तो खा लो, उस दौरान नहीं कहेगा कोई। तो वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इकोसिस्टम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम वो काम या वो दिन अच्छी तरह से हम बिता पाते हैं। तो हमने ये बात किया पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा कैसे लिंक्ड है हमारे गुड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैंने पंचकर्मा भी करा हुआ है, विरेचन करा हुआ है, शंख प्रक्षालन करा हुआ है एंड नेचुरोपैथी करा हुआ है। तो मुझे तो तीनों भी अच्छे लगे। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योर बॉडी अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, आपने जैसे कहा तीनों चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई बार इंडिविजुअल कैपेसिटी, इंडिविजुअल टेस्ट और इंडिविजुअल सूटेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। आजकल के टाइम में जैसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कई बार। पंचकर्म का जो पूरा कोर्स है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर पूरा पंचकर्म किसी को करना है तो इट टेक्स अराउंड 25 days एंड इट इज लिटिल डिफिकल्ट आल्सो, घी पीना पड़ता है। हाँ, वही मैंने कहा, टेस्ट सम टाइम बहुत से लोगों के लिए वो नहीं। तो वहाँ पर देन वी शिफ्ट देम टू नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में भी अब थोड़ा सा एडवांस्ड चीज़ें आ गई हैं। फॉर एग्जांपल कॉलन हाइड्रोथेरेपी है, आपने भी करवाया। तो कॉलन हाइड्रोथेरेपी इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू detoxify, because it takes around 50 to 70 liters of water। आपकी पूरी गट को क्लीन करता है। 45 मिनट लगते हैं। बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ से सुबह करवा के ऑफिस भी पहुँच जाते हैं। सो उनको टाइम एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा, इट इज़ ईजी फॉर देम। जो योग की क्रियाएं हैं वो DIY है, डू इट योरसेल्फ। आपने एक बार सीखा, अपने घर में करो, आपको किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं। कुंजल क्रिया घर में कर सकते हैं, नैति क्रिया घर में कर सकते हैं। कभी शंख प्रक्षालन साल भर में 10 महीने में, क्योंकि शंख प्रक्षालन एक ऐसी क्रिया है जिसको बहुत रूटीन में नहीं किया जाना चाहिए। ये रिकमेंडेड है एटलीस्ट 1 साल में एक बार, ऑलमोस्ट बहुत स्पेशल कंडीशंस में 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी उसके साथ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ब्लड प्रेशर है तो शंख प्रक्षालन नहीं हो सकता। आपका बैक पेन है या कोई कमर से जुड़ी समस्या है तो आप शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते। आप ज़्यादा भारी हैं तो शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते। ज़्यादा एजेड हैं तो शंख प्रक्षालन नहीं कर सकते। और शंख प्रक्षालन करने के बाद फिर आप नमक नहीं ले सकते कुछ दिन खाने में, पतली पतली खिचड़ी खानी पड़ती है, घी डालना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें सूटेबिलिटी का मैटर्स है। जिसको जो चीज़ सूट करती है, सब चीज़ें अच्छी हैं, जैसे आपने कहा सब चीज़ें अच्छी हैं और सब चीज़ें इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो जिसको जैसी कंडीशन है उसको वैसी तरह से अल्टीमेटली डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। तरीका कोई भी हो। फूड अच्छा लेना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, स्लीप। तो आजकल ना मतलब ये स्लीप साइकिल इतना डिस्टर्ब हो चुका है, नेटफ्लिक्स का ज़माना है क्योंकि अभी तो इस नेटफ्लिक्स के ज़माने में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में, रील्स के ज़माने में जहाँ हम घंटों घंटों रील्स स्क्रॉल करते रहते, इस ज़माने में साउंड स्लीप, सूदिंग स्लीप कैसे ले, मतलब व्हाट आर द हैक्स फॉर दैट? लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, सरप्राइज होंगे आप कि हम अपनी पूरी जिंदगी का 33% टाइम सोते हुए बिताते हैं। Do you understand? Yes. 1/3 of our lifetime
हम सोते हुए बिताते हैं। यस यस सो वो इतना इम्पोर्टेंट टाइम है, इतना सारा टाइम है, Yes, और बहुत इतना सारा सारा टाइम पे हम फोकस ही ना करें बाकी, Yes. क्योंकि जितनी भी बातें हमने की अभी तक Yes. वो सब जागते हुए की हैं। यस 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 डाइट है जागते हुए की है, Yes. डिटॉक्सिफिकेशन है जागते हुए का Yes, है, yes. लेकिन हमारे ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा तो सो रहे हैं हम। यस यस वो कैसे सही सही हो, Yes, उसमें क्या करें, Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से Yes, लोग इसको yes. मिस करते हैं। यस यस सब कुछ देखिए, जैसे भाई अपने कहा टाइम, हमारा शरीर है, मानव जितने भी हम ह्यूमन, वो अकेले नहीं है इस अर्थ के ऊपर। वी आर लिंक्ड विद दिस कॉस्मिक एनर्जी। यस यस फाइन। सो एक सर्कैडियन रिदम है हमारी बॉडी में जो एक नेचर की क्लॉक से जुड़ा हुआ है। यस 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 ठीक है, जैसे आपके घर की क्लॉक या वॉच और आपके ऑफिस की वॉच, Yes, अगर yes. दोनों का टाइम डिस्टर्ब हो जाए यस यस तो क्या होगा? सब तो आपका पूरा घर डिस्टर्ब, system ऑफिस ही डिस्टर्ब, हो सब कुछ जाएगा। डिस्टर्ब। तो Yes, यही yes, होता है। yes. हम अगर नेचर के जो हमारा बड़ा ऑफिस है, अगर उसके विपरीत हम अपने घड़ी को चला रहे हैं, Yes. तो बीमारियां तो पैदा होनी ही होनी, कोई नहीं रोक सकता। आप कुछ अच्छी डाइट लेते रहो, कुछ Yes, करते रहो। yes, yes. तो आपके सोने का टाइम Yes. बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके उठने का टाइम बहुत Yes. इम्पॉर्टेंट है। Yes. दूसरा, बिफोर स्लीप क्या करें, यस यस ड्यूरिंग स्लीप क्या करें, Yes, yes, दिस yes. इज इम्पॉर्टेंट, जो Yes. मैं आपको आई वुड लाइक टू टेल Yes. ऑन दिस, कि जब भी आप सोएं, खासकर सोने का टाइम जो है वो कोशिश करें 10 से 1 के बीच में जितनी मैक्सिमम स्लीप ले सकें। Okay. रात को 10 से रात के 1 बजे तक, क्योंकि ये पीक टाइम है आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स को सिक्रेट होने के लिए। मेलाटोनिन जो कि एक स्लीप हार्मोन है हमारा, जो ब्रेन डेवलप करता है, उसी वजह से हमें रात होते ही नींद आना है। क्यों, कौन बताता है कि रात होगी सो जाओ? Yes, वो दिमाग बताता है। yes, वो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता Yes, है yes, और नींद आ जाती है। Yes, तो उस वक्त जब शरीर हमें सुलाता है, यस जब दिमाग हम सोते हैं, Yes. दिमाग हमें सुलाता है, Yes. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस सोते हुए में होती हैं। रिपेयर, मेंटेनेंस Yes, पूरे शरीर की, Yes. रात की क्लीनिंग, यस ठीक है, Yes. रात में और बहुत सारे जो टॉक्सिन्स शरीर में उनको बाहर निकालना। Yes, yes. बहुत सारी फाइल दिमाग में पूरा दिन हम खोल के रखते हैं, Relaxation. उनको बंद करते हैं माइंड को Yes, रिलैक्स करने के yes, लिए। yes, yes. अगर आप उस दौरान ज़्यादा नहीं सोते, आपकी आदत है रोज़ लेट सोने की, Yes. तो बहुत सी एक्टिविटीज़ हो ही नहीं पाती हैं। ओके ठीक है, बहुत सी क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हो पाते हैं, बहुत सी माइंड में जो फाइल्स हैं बंद नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर थका थका रहता है। बहुत सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं, आपकी मेमोरी जो है वीक हो जाती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं आना शुरू हो जाते हैं। तो टाइम पे सोना इज़ इम्पॉर्टेंट। 6 से 8 घंटे की नींद एटलीस्ट हमें, साउंड स्लीप। आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो स्लीप थोड़ा सा ज़्यादा आपको चाहिए। आप बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो 6 घंटे में भी आप इनफ जो है एक्टिविटी जितनी करनी होती है शरीर उसको कर लेता है। सोने से पहले 1 गिलास या आधा गिलास कम से कम पानी या दूध जरूर पी के सोएं। ये क्यों? देखिए, रात में जो 6-8 घंटे हम सोते हैं, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। पूछेंगे डिहाइड्रेशन रात में क्या हुआ? रात में ना तो पसीना आया, पसीने भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके घर में एसी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एसी जिसके घर में है वो एसी आपकी बॉडी से वैसे ही मॉइस्चर को बाहर कर देता है, क्योंकि आपकी एयर ड्राई हो जाती है ड्यू टू एसी। और उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, जो इनहेल कर रहे होते हैं वो ड्राई एयर है, और एक्सेल जो है मॉइस्ट एयर है। ठीक है, तो मॉइस्चर एवरी ब्रेथ के साथ हम मॉइस्चर लूज करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी रात में नींद में डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो इवन हार्ट अटैक तक के चांसेस होते हैं। बहुत से लोगों को सोते सोते हार्ट अटैक आते हैं। यस 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 आई बिलीव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप designs the quality of your day and your whole activities of the day, your work, your relationship, your everything. Yes, definitely. If you have a peaceful day, you have peaceful night. पूरा दिन डिस्टर्ब्ड हैं, घर में लड़ाई है, पार्टनर के साथ कोई इश्यूज हैं, ऑफिस में इश्यूज हैं, घर में डिस्टर्ब होके आते हैं तो रात में डिस्टर्ब रहते हैं। और अगर सोना अच्छे से तो फिर दिन भी बड़ा अच्छा जाता है। सोने से पहले कोई ना कोई लिक्विड जरूर लें, ठंडा ना हो, या तो रूम टेम्परेचर पे या हल्का सा ल्यूक वार्म हो। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा डिम लाइट में सोएं, क्योंकि जो मेलाटोनिन है वो लाइट सेंसिटिव हार्मोन है। फुल लाइट में सोते हैं तो ज़्यादा सीक्रेट नहीं होता है, क्योंकि आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी दिन है। ठीक है, वो सिग्नल नहीं जाता है। जैसे ही आप थोड़ा, खासकर उन लोगों के लिए हम, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं
वो कई कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल जॉब रिक्वायरमेंट्स कई बार इस तरह की होती हैं, नाइट ड्यूटीज़ लोग करते हैं। अब उनको नौकरी छोड़ने के लिए तो हम नहीं बोल सकते कि अब सोने के लिए नौकरी छोड़ दो, नहीं, ठीक है। सो उनके लिए फिर हम ये कहते हैं कि आप डे में एक्चुअली आप जब भी सोएं तो थोड़ा पर्दे वर्दे लगा के थोड़ा सा डार्क जोन करो, सो दैट वो नाइट वाली एक्टिविटीज बॉडी दिन में कर सके, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी नींद हमारे फिजिकल एक्टिविटी के लिए ही नहीं बल्कि मेंटल एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं लिखती हूँ ना, आई एम ऑथर, तो मेरे लिए अन्न जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही स्लीप इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे अराउंड 10 घंटे अच्छी स्लीप चाहिए ही, तभी मेरा माइंड में वो पूरा क्रिएटिविटी का इम्पल्स आएगा एंड मैं लिख पाऊंगी। ऐसे तो डेफिनेटली जब शुरुआत में हमने बताया कि फूड, स्लीप एंड डिटॉक्सिफिकेशन, दिस इज 3 पार्ट। स्लीप इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आपने एक दिन थोड़ा सा खाना प्लस माइनस कर लिया ना, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके शरीर पे। अगर आप एक दिन नहीं सोए तो फिर देखिए इम्पैक्ट, फिर देखिए पूरा कल दूसरा दिन पूरा डिस्टर्ब सा रहता है। मतलब यू आर नॉट अवेलेबल एट any work, any of the activity of your life. So सोने से पहले क्या प्रिकॉशन हमने बताया, सोने के दौरान थोड़ा डिम लाइट रखें, बेडिंग आपकी थोड़ी कंफर्टेबल हो, और बहुत ऊंचा पिलो आप ना लगाएं, बहुत जो है आपका जो मैट्रेस है वो बहुत सॉफ्ट भी ना हो और वो एक्स्ट्रा हार्ड भी ना हो। तो कंफर्टेबल कंडीशन जितनी हम क्रिएट करेंगे नींद के लिए, अच्छी नींद आएगी डेफिनेटली। हल्के कपड़े पहन के सोएं, बहुत से लोगों की आदत होती है कपड़े निकाल के सोना, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। फाइन, हल्के कपड़े जरूर पहन के, चाहिए हल्के कपड़े लें, बहुत टाइट कपड़े पहन के ना सोएं, बहुत मोटे कपड़े पहन के ना सोएं, ठीक है। तो ये भी आपकी स्लीप क्वालिटी को जो है इम्पैक्ट करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए एंड अपना बॉडी कंफर्टेबल होना चाहिए। सो डॉक्टर, आपने हमें बहुत अच्छे से बताया अबाउट फूड, अबाउट रेस्ट, अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन। सो आई वांट टू आस्क यू कि ऐसे कौन से लाइफ हैक्स है जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे एंड विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर ओवरऑल वेलबींग। मोहिनी, सबसे पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ है वो वन डे प्रैक्टिस नहीं है, वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। यस, इट्स अ लाइफ टाइम सो वही करें, उतना ही करें जिसको सस्टेनेबली आप रेगुलर कर सकें, नंबर 1। दूसरा, इजी रहें, क्योंकि जब आप सहज रहते हैं, ये शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, इट कैन टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, ये अपना ध्यान खुद रख सकता है ये शरीर। हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, बहुत से तरीक़ों से करते हैं इसको। अगर जितना इजी रह सके उतना इजी रहें। डिटॉक्सिफिकेशन को प्राइमरी अपने टास्क पे रखें, बॉडी को जब भी मौका मिले डिटॉक्स करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जो हमें टॉक्सिक कर रही हैं, जिसमें से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। हम मार्केट में जाके अच्छी चीज़ तो खरीद लाते हैं, चलो जो कोई चीज़ 10 रुपये किलो मिल रही है तो हम सोचते हैं कि नहीं 20 वाली ले लें, अच्छी होगी, लेकिन वो क्या वास्तव में अच्छी है उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इतने सारे पेस्टिसाइड, टॉक्सिसिटी फूड्स में आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है तो भी हमें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और बहुत से तरीके के डिटॉक्सिफिकेशन हैं। तीसरा, स्लीप, उसको बहुत इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ का पार्ट समझें। 33% है, आप उस वक्त सोए रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिस्सा आप भूल जाएं, उस हिस्से को याद रखना है। उस सोए हुए हिस्से में ही एक्चुअली आपकी हेल्थ की है। यस। सो डॉक्टर, आपने सच में इस पॉडकास्ट को बहुत इंफॉर्मेटिव एज वेल एज बेनिफिशियल बनाया हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर information and knowledge you have given to us. Thank you, Mohani. Thank you very much. मुझे और आपके साथ पॉडकास्ट करने में बहुत अच्छा लगेगा। सो फिर से मिलेंगे सर। Most welcome. Thank you so much. सो दोस्तों, आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट बहुत इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल लगा। सो आई रिक्वेस्ट you all to like this video, subscribe my YouTube channel and share this video to more and more people and let them know what are the keys and life hacks for overall well-being. Thank you so much.